नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय के पिता अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस वक़्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, तुम्हारा ख़्याल रखना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था, तुमसे कहना चाहिए था कि जो हुआ सो हो गया, पर अब हम एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे, हम साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। हमें किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, हम खुद में कंप्लीट हैं। हमें एक-दूसरे का साथ एक-दूसरे के लिए काफ़ी है। हमें मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि हमारे पास हमारा अपना एक बेटा है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तुम्हें इस वक़्त मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे दिलासा देना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे तुमसे कुछ तो कहना चाहिए था। लेकिन क्या ये मैं भी नहीं जानता, या फिर शायद मुझे बस तुम्हारे पास रहना चाहिए था। शायद तुम्हें इसी से सुकून मिल जाता, लेकिन मैं नहीं रह पाया। मुझे माफ़ कर दो। वो कहने लगी कि मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि ज़्यादा कि मेरा बच्चा मैंने खो दिया। हाँ, दुख है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। मुझे ये दुख इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इस सबको कैसे फेस करूं। उसके बाद फिर घर आई तो पता चला कि देवर की शादी होने वाली है। उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पर पता है क्या, सबसे मज़ेदार बात क्या थी? मेरी देवरानी मेरी देवरानी प्यारी सी, वो जब मेरे पास आई, मुझसे कहा कि आपके देवर से शादी करके मुझे कुछ अच्छा मिलेगा या मुझे कुछ बुरा मिलेगा, या फिर दोनों बीच का रहेगा, क्योंकि आपकी सास को देखकर लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। पर फिर सोचती हूँ कि आपका देवर काफ़ी हैंडसम है। अच्छा, तो उसने इसलिए हाँ कर दी। पता नहीं उसने शादी के लिए हाँ क्यों किया। हाँ, बस इतना पता है कि उसने मुझसे कहा था हंसकर, और उसकी जो ये बात करने का तरीका था ना, मैं इसे मैं इसे बात से बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि अगर वो शादी कराई तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी, उसे छोटी बहन की तरह उसे संभालूँगी, उसका ख्याल रखूँगी। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता चला कि उसकी वजह से मैं कुछ पल के लिए ही सही, मैं अपने दुख को भूल गई। और इन सालों में उसी की वजह से मैं अपने दुख को भूल पाई। मुझे एक बेटी की ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश भी मुझे उसकी वजह से पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे साथ थी। वो पूछ बैठते हैं, क्या तुम मेरे साथ से खुश हो? इस बात पर वो खामोश हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती। वो बस कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। उसे बाहर जाते हुए देख उसकी गोतनी उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आप अब भी परेशान हैं, अब भी दुखी हैं? क्या भैया ने फिर से कुछ कहा? अगर भैया ने कुछ कहा है ना तो बता दीजिए, मैं तो भैया की क्लास ले लूँगी। वो हंस पड़ती है और कहती है, मैं ना तुम्हारी भैया से तुम्हारी तारीफ करके आ रही हूँ। क्या? आप मेरी तारीफ करके आ रही हैं भैया से? कौन सी तारीफ कर दी?
यही कि जब तुम से मेरी पहली मुलाकात हुई तो तुमने जो कहा उसे सुनकर मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मैंने क्या कहा था? मुझे जहाँ तक याद है, मैंने आपकी सास की तरफ देखा और कहा कि मुझे लगता है कि मुझे इस घर में शादी करके नहीं आना चाहिए। फिर मैंने कहा कि आपका देवर देखने में बड़ा हैंडसम है। हाँ, एक बात पूछूं? क्या बस मेरे देवर को देखकर तुम शादी कराई? सच कहूँ तो सिर्फ आपके देवर को देखकर नहीं आई, बल्कि आपको भी देखकर आई। आप बहुत प्यारी, शांत और सुशील लगी। अच्छा। हम्म आप जैसी भाभी मिलना बहुत खुशनसीबी की बात होती है। भाभी? हाँ, मतलब भैया की वाइफ तो भाभी ही ना होती है। और वो मेरे भैंसुर ही तो लगते हैं। भैंसासुर। आप हंसते हुए अच्छी लगती हैं दीदी। अच्छा, तुम हंसाते हुए अच्छी लगती हो। हम्म वैसे दीदी, एक बात बोलूं? हाँ? क्या तुम सॉरी, क्या आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलेंगी? शॉपिंग करने? सोच रही हूँ विनीता को भी ले लूँ, उसका मन भी उदास है ना। सही कहा, मुझे तो उसका ख्याल ही नहीं था, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने उसे देखा क्या? हाँ, देखा है, अपने कमरे में मुंह सुजाए बैठी हुई है। अच्छा, क्या वो इतनी दुखी है? हाँ, पर आपसे थोड़ा ज़्यादा ही दुखी लग रही है। अच्छा। लैपटॉप पे पता नहीं क्या कर रही है, शायद अपने पति के पास जाने का तैयारी कर रही है। ऐसा क्यों कह रही हो? अरे हमारे ज़माने में तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि पहली बात तो हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और दूसरी बात हमारे ससुराल वाले हमें ही कच्चा चबा जाते अगर हम अपने ससुराल वाले से कहते कि हम आपके बेटे के पास जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात ये होती कि हमारे पास खुद के तो पैसे होते नहीं थे, अब ससुराल वालों से ही पैसे लेने पड़ते, या तो अपने मैके से लेकर आओ पैसे। हमारे ससुराल वाले तो ताना मारने में कम कसर छोड़ते ना ना, वो तो छोड़ते ही नहीं, वो तो सुना सुना के मारते हमें। कहते, हाँ इतना पैसा है तुम्हारे पास तो जाओ ना अपने मैके से लेकर आ जाओ, और जाओ अपने पति के पास। अरे भगवान, हमारे ज़िंदगी में तो प्यार पैसा सब कुछ कुछ भी हमारे पास हमारे अधिकार में नहीं होते थे। पर उसकी बात अलग है, पढ़ी लिखी है, दुनियादारी का ज्ञान है, सब कुछ पता है, पैसे भी है उसके पास, अपना टिकट करेगी और चल देगी अपने पति के पीछे पीछे। अगर उसका पति 7 समुंदर दूर भी होगा तो वो अपने पति के पीछे पीछे 7 समुंदर दूर भी चली जाएगी। हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे, हम तो बस अपने पति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। 7 समुंदर दूर जाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा मत कहो। ऐसा क्यों ना कहें भाभी, जो सच है सो सच है। क्योंकि सच तो यही है ना कि जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पति के पीछे भी जा सकती हैं और अपने प्रेमी के पीछे भी जा सकती हैं। अच्छा, तो तुम्हें क्या पसंद है? क्या मतलब भाभी, मैंने सुना था तुम्हें लव मैरिज करने का शौक था। अरे भाभी, ये तो पुरानी बात है, और आपको कैसे पता? अच्छा, तुम्हारी हर बात में प्रेमी प्रेमिका और प्यार मोहब्बत जैसी बातें आती हैं। तुम्हें बड़ा हैंडसम सा लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, वो तो तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हें लव मैरिज चाहिए था, वो तुम्हें नहीं मिला। अरेंज मैरिज हुई और पति तुम्हारा इतना खड़ूस तुम्हें मिला, है ना? ऐसा नहीं है भाभी, मतलब मेरे देवर जी खड़ूस नहीं है। मतलब हैं थोड़े से, बस थोड़े से, मतलब ऐसे कोई खास नहीं है, बस अपने बेटों के सामने अपने बच्चों के सामने बड़ी अकड़ दिखाते हैं, वैसे तो कमरे में नहीं दिखा सकते।
कमरे में तो मेरी ही चलती है। अच्छा। ये कहते हुए वो हंसी मजाक कर रही होती हैं। तभी वो कहती हैं, भाभी चलिए ना, चाय लेके विनीता के पास चलते हैं। अच्छा, एक काम करो ना, अपने भैया को भी चाय दे आओ। अरे भाभी, आप ही जाइए। नहीं, मुझे नहीं जाने। अरे दीदी, क्या प्रॉब्लम है आप दोनों की? पता नहीं, सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। मतलब इतने वक्त में शायद ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। मतलब ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने कभी वैसे बर्ताव ही नहीं किया। पर इन दिनों जिस तरह से वो मुझसे बर्ताव कर रहे हैं, सच कहूँ तो मुझे इसकी आदत ही नहीं है। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मतलब भैया का अचानक से आपसे इतना प्यार जताना आपको पसंद नहीं आ रहा? शायद यही सही है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से मैंने उन्हें शांत और स्थिर देखा है। उन्होंने कभी किसी बात पे ऐसे हैरानगी नहीं दिखाई, ना ज़्यादा प्यार दिखाया, ना ही ज़्यादा फिक्र दिखाई। बस शांत रहें, सौम्य बने रहें। उन्होंने कभी किसी चीज़ पे इतना, मतलब क्या कहूँ मैं, सच में कहूँ तो मैं समझ ही नहीं पाती उन्हें अभी। इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। पहले मैं समझ जाती थी, पर अब नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो मेरी फिक्र कर रहे हैं, या फिर ये कोई कोई ख्वाब है जो अचानक से पूरा हो रहा है और मैं इस ख्वाब को समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब कैसे बर्ताव करूँ। अगर ये सपना है और ये एक सच है, मतलब अगर ये सच नहीं है, तो मैं इस सच के साथ या इस झूठ के साथ चलूँ या ना चलूँ, मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ। क्या ये इत्तेफाक है या फिर कोई हकीकत? भाभी, लगता है आपको अचानक से प्यार मिलना हजम नहीं हो रहा है, और मैं हूँ जो प्यार मांग मांग के उनसे प्यार करने पे मजबूर कर देती हूँ, उन्हें परेशान करती रहती हूँ। और आपको प्यार मिल रहा है तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं। सच कहूँ तो शायद हाँ, तुम्हारी बात अलग है। तुम हमेशा से ऐसी थी। अगर तुम्हें कोई अटेंशन नहीं देता है तो तुम उसके आगे पीछे घूमने लगती हो कि तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे अटेंशन ना देने की, मुझे इग्नोर करने की। और मेरा है कि मुझे हमेशा से आदत रही है कि मुझे लोग इग्नोर करते हैं। तुम्हारे अलावा कभी किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया इस घर में। और इन दिनों वो मुझे नोटिस कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। मुझे मुझे इस तरह से मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ? वो मुझसे पूछते हैं तो मैं समझ नहीं पाती कि मैं कैसे कहूँ उनसे, क्या कहना चाहिए। क्या मैं उनसे कहूँ कि शुक्रिया? नहीं भाभी, आप उन्हें शुक्रिया क्यों करेंगी? आपको शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये तो उन्हें करना चाहिए था शुरुआत से ही। अब वो कर रहे हैं तो भले देर से ही, लेकिन उन्हें उन्हें खुद ये समझना होगा कि आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं। आप क्यों कंफ्यूज हैं? आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है कि वो आपको कभी समझना ही नहीं चाहते थे। और अब अचानक से आपको प्यार दिखा रहे, प्यार जता रहे, तो ये आपकी गलती नहीं है। आप क्यों परेशान हो रही है? देखो भाभी, प्लीज़ शांत हो जाइए, रोना बंद कीजिए। जब भैया
आपको आपको परेशान करते थे, इग्नोर करते थे, तब भी आप रोती थी। और अब जब वो आपको अटेंशन दे रहे हैं तब भी आप रो रही हैं। आप आप रोना छोड़ दीजिए ना, आप खुश रहिए। क्या सच में? खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है, खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अपने आप से कहने की ज़रूरत होती है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्ज़ी है, और जो नहीं हो रहा है वो भी ईश्वर की मर्ज़ी है। हमें बस खुश रहना चाहिए, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। अच्छा, हाँ, देखिए आपके होठों पे स्माइल आ गई, आपकी खुशी दुगनी हो गई मेरी बात सुनकर। हमेशा ना खुद को खुश रखना चाहिए। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी कभी दूसरों के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। अगर दूसरे आपको प्यार देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो भी ठीक है। वो उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। अगर मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। समझ आई बात? खास करके दूसरों से उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम तो अटेंशन के लिए इधर उधर भागती हो, फिर तुम उम्मीद नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। कैसे उम्मीद कर लूँ आपके देवर से? आपको पता है, आपके देवर से उम्मीद करने का मतलब है कि खुद से झूठ कहना। जानती हैं, जब मैं शुरुआत में आई थी ना शादी करके, तो सच कहूँ तो मैं उम्मीद कर बैठी थी। लेकिन ना मुझे फिर समझ आया कि इनसे उम्मीद करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मुझे कुल्हाड़ी के मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपने पैरों को ज़ख्मी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया। अगर मैंने कह दिया कि आज मेरे लिए पनीर लेकर आए, और अगर ये नहीं लेकर आए तो खामोखा मुझे बुरा लगेगा। उससे अच्छा है कि ना लाएं। मैं उनसे उम्मीद नहीं करती, मैं बस बता देती हूँ। मेरा सिंपल कहना है, आप ना सामने वाले को बस कह दो कि आपको ये चाहिए। देना ना देना उनके ऊपर है। और अगर वो देते हैं तो शुक्रिया अदा करके उन्हें गले लगा लो, और अगर नहीं देते हैं तो इट्स ओके कहकर जाने दो। अच्छा, और उसकी जगह पे कुछ और ट्राई कर लो। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन तो सबके पास होता है। ऑल्टरनेटिव तो हर किसी के पास होता है। अगर सब्ज़ी में टमाटर डालने के लिए टमाटर ना हो तो इमली से भी काम चलाया जा सकता है, और अगर इमली भी ना हो तो दही से काम चलाया जा सकता है। तो जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है खटाई के लिए, भले टेस्ट अलग हो, टेस्ट एक जैसा ना हो, सेम सेम, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है। इम्पॉर्टेंट तो खाना खाना है ना। अच्छा, मायने तो बस यही रखता है कि हम पेट भर खाना खा लें। अब खाने में क्या ज़्यादा है क्या कम है इस बारे में सोचूंगी तो मैं बस स्वाद के चक्कर में फंसी रह जाऊंगी। इसलिए स्वाद के बारे में ना सोचकर बस पेट भरने के बारे में सोचूंगी तो मैं खुश रहूंगी। और इस बारे में बिना सोचे खुद को या दूसरों को परेशान भी नहीं करूंगी। अगर मैं कहूँ कि नमक ज़्यादा है या नमक कम है, ये बोल करके खुद भी परेशान होंगी, हमारे बॉडी, हमारा जीभ, हमारा सिस्टम परेशान होगा, और सामने वाले को भी हम चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि देखो तुमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, ऐसे किया वैसे किया। वो भी बेचारा परेशान दुखी हो जाएगा। बेहतर है जो मिला सो खा लो। भाई भाई ज़िंदगी तो एक ही है। इस ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए खुद मेहनत करो, लेकिन अगर कोई और करके दे तो उसमें उसकी मेहनत के लिए उसको शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत आसान है भाभी। बस खुश रहना के लिए खुद को बेहतर इंसान समझने की ज़रूरत है, और खुद से ये कहने की ज़रूरत है कि हाँ हम खुश हैं। भाभी, एक बात याद रखिएगा, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी हमेशा अपनी होती है। अगर कोई खुशी दे तो उस खुशी का स्वागत करें, और ना दे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ें और खुश रहें, क्योंकि खुद के लिए खुद इंसान